हाय फ्रेंड्स, क्या ये सही समय है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का? आइए हम देखते हैं आगे हमारी वीडियो में प्रेजेंटेशन में। थैंक यू। हम सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से फार्मा कंपनीज के शेयर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में सन फार्मा का शेयर 26% से ऊपर चला गया है। सिप्ला का स्टॉक 54% अप गया है और ग्लेनमार्क के शेयर्स 58% से बढ़ गए हैं। निफ्टी फार्मा, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का इंडेक्स है, वो पिछले एक महीने में 32% से अप गया है। वही अगर आप निफ्टी सेंसेक्स की बात करोगे तो पिछले एक महीने में निफ्टी 2% से डाउन रहा है और पिछले 3 महीनों में निफ्टी 27% डाउन रहा है। सेंसेक्स की बात की जाए तो पिछले एक महीने में सेंसेक्स 2.5% डाउन रहा है और पिछले 3 महीनों में सेंसेक्स 27% डाउन रहा है। तो सवाल यही आता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले कि इस कोविड-19 से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कितना फायदा हो रहा है या फिर कितना फायदा हो सकता है, और ये भी देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो शेयर प्राइस बढ़ रही है वो फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के कारण बढ़ रही है या फिर महज एक स्पेकुलेशन है। तो चलो देखते हैं। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात की जाए तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इंडिया की टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की साइज $43 बिलियन है, जिसमें से $20 बिलियन के ड्रग्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की फार्मा कंपनीज 200 से भी ज्यादा कंट्रीज को अपनी ड्रग बेचती है, जैसे कि यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। अगर आप लॉकडाउन में फिलहाल की कंडीशन को देखोगे तो हम देख रहे हैं कि कई सारे बिजनेसेस, कई सारे सेक्टर्स पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिससे ज्यादातर बिजनेसेस का रेवेन्यू कम हो गया है और कुछ का तो निग्लिजिबल हो गया है या फिर पूरी तरह बंद हो गया है। वही उन बिजनेसेस के जो एक्सपेंसेस है वो उन्हें अभी भी देने हैं, जैसे कि रेंट, सैलरीज और बाकी चीजें। तो अपने ऑपरेशन ही पूरी तरह से रुकने की वजह से उन बिजनेसेस पर इस लॉकडाउन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, जिसके चलते आगे चलकर उन बिजनेसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी वीक भी हो सकते हैं। वही अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए तो फार्मा इंडस्ट्री का सेल अभी भी चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कई सारी जगह पर इस लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल और हॉस्पिटल से खुले रह सकते हैं, ऐसा अलाउ किया है। तो ज्यादातर फार्मा कंपनीज का ऑपरेशन अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखना कि इसका ये मतलब नहीं है कि उन कंपनीज की ग्रोथ हो रही है। बस फर्क यही है कि बाकी सेक्टर्स का बिजनेस रुक गया है, उनका रेवेन्यू कम होता जा रहा है, वही फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना ऑपरेशन स्मूथली चला पा रही है। तो ये कहना गलत होगा कि सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ग्रो हो रही है। हाँ, कुछ हो भी रही है, उसके पीछे कुछ रीजंस भी है, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस कोविड-19 क्राइसिस की वजह से किन किन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फायदा हो रहा है। हमें पता है कि जब से कोरोना इंडिया में आया है, सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर फरवरी के डेटा की बात की जाए तो फरवरी का सैनिटाइजर्स का सेल ईयर ऑन ईयर 53% से बढ़ा है। तो चलो देखते हैं कि इंडिया में सैनिटाइजर्स के टॉप मैन्युफैक्चरर्स कौन हैं। तो सैनिटाइजर्स की बात की जाए तो सैनिटाइजर्स मार्केट फार्मास्यूटिकल कंपनी से ज्यादा एफएमसीजी कंपनीज ने कैप्चर कर लिया है। ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की इंडियन सब्सिडरी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट लाइफ बॉय, विप्रो का प्रोडक्ट संतूर, आईटीसी का प्रोडक्ट सैवलॉन और ब्रिटिश कंपनी रेकिट बिनकिजर का प्रोडक्ट डेटॉल, ये सैनिटाइजर मार्केट के टॉप ब्रांड्स है। तो जहां तक सैनिटाइजर्स की बात है तो सैनिटाइजर्स में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ज्यादा मार्केट शेयर नहीं मिला है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज ने सैनिटाइजर मार्केट को काफी आसान कर दिया है, जो अब किराना दुकान में भी मिलते हैं। साथ ही उन्होंने 1-1, 2-2 रुपए की सैचे लाना भी शुरू कर दिया है। सैनिटाइजर्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर अब और कंपनीज भी इस मार्केट में आ रही है, जिससे सैनिटाइजर मार्केट काफी ओवर क्राउडेड होने लगा है। सैनिटाइजर में बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंटेंट होता है, इसकी वजह से बहुत सारी लिकर कंपनीज अब सैनिटाइजर बनाने लगी है, जैसे कि रेडिको खैतान, जगतजीत इंडस्ट्रीज, ये लिकर कंपनीज भी अब सैनिटाइजर्स बनाने लगी है। तो जहां तक कोविड-19 क्राइसिस की बात है तो फार्मा कंपनीज को 2 तरह से बेनिफिट हो सकता है। एक है एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेल और दूसरा है कोरोना का इलाज, यानी कोरोना की वैक्सीन। कुछ डॉक्टर्स और कंट्रीज का कहना है कि एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के पेशेंट्स पर कुछ हद तक काम कर रही है, जिसके चलते हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड बहुत बढ़ने लगी। हमने देखा कि उसके बाद कई सारी कंट्रीज इंडिया के पास रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये ड्रग प्रोवाइड किया जाए, ताकि जब तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक इस ड्रग से ही काम चलाया जाए। 1940s में मलेरिया पर एक ड्रग का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था क्लोरोक्विन, और उसका ही एडवांस वर्जन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसमें क्लोरोक्विन के मुकाबले कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की पूरी दुनिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें से 70% मैन्युफैक्चरिंग यानी 70% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया में होती है। इंडिया के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बड़ी है। इंडिया हर महीने 40 टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बना सकती है। जहाँ तक यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की बात है तो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में अब मलेरिया नहीं रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रोडक्शन भी नहीं होता है। इंडिया में बढ़ते हुए कोरोना के पेशेंट्स को देखते हुए इंडिया ने 25 मार्च को ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, ताकि इंडिया में अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो इंडिया के लिए सफिशिएंट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया के पास हो। जिसके बाद कई सारी कंट्रीज इंडिया के पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की रिक्वेस्ट करने लगे, जैसे कि ब्राजील, यूएस एटसेट्रा। तो पहले एक्सपोर्ट को बैन करने के बावजूद भी इंडिया ने इन कंट्रीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोवाइड किया। रिसेंटली इंडिया के पास रशिया ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड की और इंडिया ने उन्हें भी ये ड्रग प्रोवाइड की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के लिए एक परफेक्ट दवा नहीं है, बट उसके एंटीवायरल
एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पेशेंट को जल्दी रिकवर करने में मदद करती है। तो कोविड-19 की वैक्सीन आने तक ये कंट्रीज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर ही काम चलाने की सोच रही है। अब सवाल आता है कि इंडिया में वो कौन से मेन प्लेयर्स हैं जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाते हैं। तो इंडिया में 3 से 4 मेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रोडक्शन करती है, जिनका नाम है इप्का लैब, जाइडस वेलनेस, कैडिला हेल्थ केयर और वेलेस फार्मास्यूटिकल। तो ये कंपनीज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में लीडर है और जैसे जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड बढ़ रही है, इन कंपनीज को उसका फायदा भी मिल रहा है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इप्का लैबोरेटरीज, जाइडस वेलनेस और कैडिला हेल्थ केयर को हाइड्रोक्लोरोक्विन के 10 करोड़ टैबलेट्स की ऑर्डर दी है। तो हमने देखा कि इस कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी है, जिसका फायदा इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हुआ है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रोडक्शन करती है। अब बात करते हैं उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जिन्हें भी कोविड-19 क्राइसिस का फायदा हो सकता है उसकी वैक्सीन को इन्वेंट करके। यानी जाहिर सी बात है कि जो फार्मा कंपनी सबसे पहले कोरोना पर वैक्सीन इन्वेंट करेगी उसको उसका बहुत फायदा मिलेगा। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो 6 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज फिलहाल कोविड-19 पर वैक्सीन बनाने का काम कर रही है, जिसमें जाइडस वेलनेस और कैडिला हेल्थ केयर 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। सेरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स और मिनवैक्स, ये कंपनीज एक वैक्सीन पर काम कर रही है। ये एक आसान काम नहीं है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और ऐसे में कंपनीज वैक्सीन बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कर रही है वो वेस्ट भी जा सकता है। साथ ही हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वैक्सीन डेवलपमेंट एक लेंदी प्रोसेस है जिसे बनने के लिए काफी टाइम लगता है और जो इंडियन कंपनीज फिलहाल इस वैक्सीन पर काम कर रही है उनके अनुसार वैक्सीन को निकालते निकालते 2021 आ ही जाएगा। तो ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस में यूएस की कंपनीज फिलहाल आगे चल रही है। साथ ही कुछ चाइनीज कंपनीज भी है जो इसमें आगे चल रही है। यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना, इनोविया ये फिलहाल इस रेस में आगे चल रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ने मॉडर्ना को कोरोना वैक्सीन की डेवलपमेंट और टेस्ट के लिए $483 मिलियन दिए हैं, यानी करीब 3500 करोड़ रुपए दिए हैं और कंपनी फिलहाल शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल स्टेज तक आ चुकी है। यूएस की एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंसेस ने यह दावा किया है कि इनिशियल रिसर्च में ये पाया गया कि उनकी एक दवा रेमडेसिविर कुछ हद तक कोरोना के पेशेंट्स पर काम कर रही है। इस पर अब डिटेल रिसर्च चल रहा है और ज्यादा लोगों पर टेस्टिंग भी चल रही है, जिसका कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का फिलहाल ये कुछ सिनेरियो है। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक चीज पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है कंसिस्टेंट अर्निंग्स, यानी उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 साल तेजी से बढ़ गए और फिर नीचे चले आए, फिर अगेन कोरोना जैसा कुछ आता है तो फिर बढ़ गया फिर नीचे आ गया। तो इन्वेस्टर का फोकस होता है कंसिस्टेंट अर्निंग्स पे, ना कि इनकंसिस्टेंट अर्निंग्स पे। तो अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें तो फिलहाल इस ड्रग की काफी डिमांड चल रही है, जिसके चलते हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने वाली कंपनीज को काफी फायदा भी मिल रहा है। लेकिन क्या ये फायदा कंसिस्टेंट है? क्योंकि जैसे ही कोरोना पर वैक्सीन आ जाएगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड बंद हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि हमने पहले ही बात की कि ज्यादातर डेवलप कंपनीज के लिए मलेरिया एक बड़ा चैलेंज नहीं है और कई सारी डेवलप कंट्रीज में तो मलेरिया एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो जहां तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की इस डिमांड की बात की जाए तो बहुत ही टेम्पररी है और आगे चलकर इनकंसिस्टेंट रहेगी। वही अगर कोविड-19 की वैक्सीन रेस की बात की जाए तो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के रेस में एक भी कंपनी फिलहाल लीड नहीं कर रही है। तो जो भी कंपनी कोरोना पर दवाई निकालेगी 6-8 महीने के लिए या फिर 1-2 साल के लिए उसे बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा, अच्छा खासा रेवेन्यू भी आएगा। जब बाकी कंपनीज भी कोरोना की वैक्सीन बनाने लगेगी तब क्या? तो जहां तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात है, ये एक बहुत ही अनसर्टन इंडस्ट्री है जहां पर कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है और उसकी मदद से ग्रोथ के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने होते हैं। तो किसी एक इन्वेंशन की मदद से यहाँ पर कोई परमानेंट लीडर नहीं बनता है। परमानेंट लीडर बनने के लिए उसे कंटिन्यूअसली अच्छी क्वालिटी की ड्रग प्रोड्यूस करनी होती है और कंटिन्यूअसली अपना इनोवेशन शुरू रखना होता है। यूएस एफडीए, दैट इज यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस की फूड और ड्रग की रेगुलेटर है, वो बहुत स्ट्रिक्टली ड्रग्स को रेगुलेट करती है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जितनी भी ड्रग बनाती है उसमें से 30 से 40% ड्रग वो एक्सपोर्ट करती है और यूएस उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कौन कौन से रिस्क को फेस करना होता है। तो जो भी ड्रग किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को यूएस में बेचनी होती है तो उससे पहले उन्हें यूएस एफडीए से उसका अप्रूवल लेना होता है, जिसके लिए यूएस एफडीए उस ड्रग की काफी स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करती है और कुछ भी इशू पाने पर उस ड्रग को अप्रूवल नहीं देती है। बात सिर्फ अप्रूवल तक नहीं होती, अप्रूवल के बाद भी अगर यूएस एफडीए को लगता है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग में प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो वो तुरंत वार्निंग इशू करते हैं। अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ वार्निंग इशू हो जाए तो उस टाइम पीरियड में यूएस में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती। पिछले साल यानी 2019 में यूएस एफडीए ने इंडियन फार्मा कंपनीज के खिलाफ 17 वार्निंग्स इशू की है, जिसके बाद यूएस एफडीए उन प्रोडक्ट्स का डिटेल इंस्पेक्शन करती है, साथ ही ऑडिट भी करती है। तो पहले आपको सोचना होगा कि आपको स्पेकुलेशन करना है या फिर इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्पेकुलेशन के नजरिए से देख रहे हो तो आप अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेकुलेट कर सकते हो, जैसे कि कौन सी कंपनी सबसे पहले वैक्सीन लाएगी, कौन सी कंपनीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा
एक्सेट्रा। लेकिन स्पेकुलेशन एक स्पेकुलेशन ही होता है। वही अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि कंपनी का वैल्यूएशन तभी बढ़ता है जब कंपनी की ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ती है। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं कि शॉर्ट रन में स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है और लॉन्ग रन में वेइंग मशीन की तरह। तो इन्वेस्टर्स को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करेगी तभी उन्हें लॉन्ग टर्म में उसके शेयर प्राइस ग्रोथ से फायदा मिलेगा। तो कई सारी चीजें यहाँ पर जो चल रही है वो बहुत ही टेम्पररी है और अनसर्टन भी। तो इन सारी चीजों का आप जरूर ध्यान रखें और सिर्फ हर्ड